हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बचपन की कुछ थ्योरम्स, बेसिक थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहली थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी। इफ अ लाइन जॉइंट मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यदि कोई भी एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट से जॉइन होती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और तीसरी साइड की आधी होती है। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। देन इट इज़ पैरेलल टू रिमेनिंग साइड एंड हाफ ऑफ इट। ना उसके बाद इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या है? कन्वर्स थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो, तो वो क्या कहती है? इफ अ लाइन इज पैरेलल एंड हाफ टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides of the triangle are डिवाइडेड इन सेम रेशो। कुछ नहीं, जो आपकी ही थेल्स थ्योरम है वो यही कहती है, यदि आपकी जो लाइन है वो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है और उसकी आधी है, तो वो जो ट्रायंगल की बाकी अपोजिट मतलब बाकी बची हुई दो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करने वाली है। जैसे कि इधर ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। और उन एक बार वापस से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल एंड हाफ टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। तो कुछ नहीं, ये बात आपकी यही कह रही है, यदि आपकी कोई भी एक लाइन है जो एक साइड के पैरेलल है और एक साइड के पैरेलल है और उसकी आधी है, तो वो बाकी बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ये आपकी थेल्स थ्योरम कहती है। इसके बाद गाइस, ये दोनों आई होप आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ेंगे। इसमें से पहली है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द सेम रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ये कहती है, जैसे कि इधर आपका ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें जो एंगल ए को यदि ये एडी बाइसेक्ट कर रहा है, एडी यदि आपका एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड कौन कौन सी है? ए बी और ए सी है। तो ये यही कहती है कि ये जो आपका डिवाइड करने पे बी डी अपॉन डी सी होएगा, वो आपका ए बी अपॉन ए सी के बराबर होएगा। आपको यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा पढ़िए। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द सेम रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। जो आपकी अपोजिट साइड है, मतलब जो एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं अपन, उसके अपोजिट में जो साइड है उसको ये बाइसेक्टर सेम रेशो में काटेगा, जिस रेशो में ये आपकी साइड से ए बी और ए सी का जो रेशो होएगा वही रेशो आपका बी डी अपॉन डी सी का होने वाला है। ये आपकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। और सेम ऐसा ही आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में भी होता है। तो उसके लिए अपन एक बार दोबारा पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स एक्सटर्नली। इंटरनल एंगल आपका साइड्स को इंटरनली डिवाइड करता था, ऑब्वियसली सी बात है। और जो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है उसमें आपकी साइड्स को एक्सटर्नली डिवीजन होएगा, ठीक है। डिवाइड्स द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स एक्सटर्नली इन द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल एंड द कंडीशन as usually occurs in नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो आपकी कंडीशन है ये नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही एज यूजुअली देखने को मिलती है। तो इधर जो आपका सिंपली जो आपने अभी ऊपर किए थे वही होने वाला है। जो तो अब जैसे कि इधर आपका एक्सटर्नल एंगल ए है, तो इधर एक्सटर्नल एंगल ए से को यदि आप बाइसेक्ट करोगे तो इधर से आपका बी सी और सी डी, तो बी डी एक तो ये हो गया बी डी और एक हो गया सी डी। तो ठीक है, बी डी और बी डी अपॉन सी डी आपका इक्वल होने वाला है काय के? ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है। इधर आपका बी डी अपॉन सी डी इक्वल होने वाला है ए बी अपॉन ए सी। सिंपली ऐसा ही आपका रिजल्ट ऊपर भी आया था। अब आप सी डी लिखो, डी सी लिखो, बात एक ही है।
उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम्स भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एंगल थ्योरम में जो आपका बी डी अपॉन डी सी है, बी डी अपॉन सी डी भी कह सकते हो आप, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, मतलब जो साइड्स कंटेंट कर रही है एंगल उसके रेशो के बराबर है। ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल थ्योरम में भी जो आपका बी डी अपॉन सी डी है वो इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी के। बस या ध्यान ये रखना, एक्सटर्नल एंगल में एक्सटर्नली भी आपका डिवीजन होएगा और इंटरनल एंगल में आपका डिवीजन इंटरनल होएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन ने इसके बाद अपन बात करेंगे सेक्शन फार्मूला, जो कि आप लोगों को ऑब्वियसली सी बात है पता होएगा सेक्शन फार्मूला क्या कहता है। सेक्शन फार्मूला सिंपली आप लोगों को पता होएगा। हाँ, उसके बाद भी मैं बता देता हूँ सेक्शन फार्मूला कुछ नहीं, ये आपको बताता है कि डिवाइड कैसे करना है। तो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से, जैसे कि आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता है, जो सेंट्रॉइड में रहता है, सेंट्रॉइड आपका ट्रायंगल को 2:1 में काटता है। जो आपका सेंट्रॉइड है वो आपके एल्टीट्यूड्स को जो आपका सेंट्रॉइड है वो आपके मीडियंस को 2:1 में काटता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशो 2:1, लार्जर पार्ट बीइंग टूवर्ड्स वर्टेक्स, और जो आपका लार्जर पार्ट रहेगा वो आपका वर्टेक्स की तरफ होने वाला है। ठीक है, अब इसमें जो रॉन्ग अजम्पशन से जो नॉर्मली लोगों को हो जाते हैं वो क्या है, मीडियन बाइसेक्ट्स एंगल एट वर्टेक्स। जो आपका मीडियन है, मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम होता है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करना, ना कि एंगल को बाइसेक्ट करना। तो ठीक है, ये एग्जाम लोगों सोच लेते हैं मन ही मन में कि हाँ भैया जो आपका मीडियन है वो एंगल जो कि वर्टेक्स पे है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट रहा होएगा, बाकी ये गलत है। दूसरा, मीडियन आर परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मीडियन है वो परपेंडिकुलर हो तीसरी साइड के, बाकी ये कंपलसरी है, मीडियन है तो वो आपकी तीसरी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में काटेगा। तो ये 2 आपके रॉन्ग एजम्पशंस है जो जनरली लोगों को हो जाते हैं। अब सेंट्रॉइड के बारे में कुछ गोल्डन पॉइंट्स जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स विच divides 3 sides of a triangle in the same ratio coincides with the centroid of a given triangle। ठीक है, ये तो इसमें अब आपको क्या है, जैसे कि यदि आप जो centroid of a triangle formed by joining the points which divides 3 sides of a triangle in the same ratio coincide with the centroid of a triangle of a given triangle। ये गोल्डन पॉइंट मात्र ये कहता है, जैसे कि यदि आपका ये ट्रायंगल है, आप इसकी साइड्स को इक्वल रेशो में यदि डिवाइड करते हो तो इक्वल, जैसे कि k/1, k कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यदि आप ऐसे कोई भी सेम रेशो में साइड्स को डिवाइड करते हो और उनको डिवाइड करने के बाद जो आप ट्रायंगल बनाओगे तो इन दोनों का जो सेंट्रॉइड रहेगा, जो आपका पुराना ट्रायंगल है और जो आपका न्यू ट्रायंगल है, उन दोनों का सेंट्रॉइड सेम होने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब जैसे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेंट्रॉइड टू द 3 वर्टेसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये जैसे कि आपका सेंट्रॉइड है, अब आप इसको 3 वर्टेस से पहले तो ज्वाइन कर दोगे, उसके बाद जो आपका ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, जैसे कि इधर आपको दिख रहा है 6 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, तो इन तीनों का मतलब इन 6 का आपका एरिया इक्वल आने वाला है। ओके, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड से यदि आप वर्टेस को ज्वाइन करते हो तो 6 आपके ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, उन 6 का आपका एरिया इक्वल आएगा। ट्रायंगल आई, एरिया ऑफ आई ट्रायंगल। ओके, ठीक है, अब इधर से आप ये भी कह सकते हो कि ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 6 का एरिया आपका ट्रायंगल 2 प्लस ट्रायंगल 3 के बराबर होएगा, इक्वल टू ट्रायंगल 4 प्लस ट्रायंगल 5 के बराबर होएगा। नाउ एक और ऐसी थ्योरम जो आप लोगों में से बहुत सौ को नहीं पता होगी, इसका नाम है एपोलोनिस थ्योरम। इन एनी ट्रायंगल ABC इफ D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, जैसे कि ये D आपका मिड पॉइंट है BC का, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कोई सा भी अपन जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC,
यदि आपका उसमें डी मिड पॉइंट है कोई भी एक साइड का, तो जनरली इधर आपका बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो इधर आपका जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा टू ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी सी स्क्वायर के बराबर। ये आपकी थ्योरम आपको पता होना चाहिए, जिधर आपका बी डी आपका सी डी के इक्वल है। तो इधर आप क्या कर रहे हो, इधर आप कह रहे हो कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एपोलिस थ्योरम कहती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए वो ये है, मतलब जो आपको जनरली ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। इफ़ L1 L2 L3 आर द लेंथ ऑफ द मीडियन, यदि ये तीन आपके मीडियन है L1 L2 L3 ही, देन जो आपका L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर है वो आपका इक्वल टू होने वाला है 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है, जो आपका ये भी आपको में से बहुत सौ को नहीं पता होगा, ये आपकी तीन मीडियंस है, तो इन तीनों की लेंथ आपकी L1 L2 L3 है, ये तीन आपकी लेंथ है। तो इन तीनों का जब आप स्क्वायर करोगे L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विच आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, राइट एपोलिस थ्योरम फॉर द मीडियंस। ओके, इधर आप लिख सकते हो। इसको प्रूव करने के लिए आप एपोलिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू √3 साइड्स का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई √3। आप लोगों में से बहुत सौ को पता होगा √3 a स्क्वायर बाई 4, जनरली आप साइड्स एज्यूम करते हो, तो √3 a स्क्वायर बाई 4 ये आपका एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। बाकी बहुत सी बार आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ करने को तो आप कर सकते हो h स्क्वायर बाई √3, ये जनरली इसी फॉर्मूले से ड्राइव्ड हुआ है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को टाइप कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 a स्क्वायर बाई 4 इज ऑल्सो इक्वल टू h स्क्वायर बाई √3। ओके, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 h इंटू हाइट इंटू बेस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 √3/2 a इंटू ए विच इज़ फर्दर इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ये आपको जनरली पता होना चाहिए। और इधर जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपने h की निकाल ली है, तो जनरली आप इसको चाहो तो आप प्रूव करके देख लेना, h स्क्वायर बाई √3 होएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये वाला एरिया भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद फर्दर अपन आगे बात करेंगे। इफ टू साइड्स और टू मीडियन और टू एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आप लोगों को जनरली आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या पता है? आप लोगों को जनरली आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता है कि उसकी दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होना चाहिए। बाकी एक ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग ये भी याद रखना, यदि कोई भी ट्रायंगल के दो मीडियंस भी इक्वल है देन ऑल्सो इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक इम्पोर्टेंट खूबी, उसमें दो साइड्स, दो एंगल्स या दो मीडियंस यदि किसी भी ट्रायंगल के इक्वल है तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को सभी को पता है, बेस इनटू हाइट। और इधर अब जैसे कि ये दूसरा P1 P2 cos थीटा, तो P1 P2 आप P1 P2 क्या है? P1 P2 आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे कि इधर वर्टेक्स पे से यदि आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P1 और इधर से लेके इधर तक जनरली आप कह सकते हो दोनों हाइट से। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एक तो जनरल फार्मूला आप लोगों को सभी को पता ही है, बेस इनटू हाइट होता है। और दूसरा फार्मूला P1 P2 cos थीटा, और थीटा आपका फिर ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। इधर इन दोनों साइड्स के बीच का जिनके मतलब इधर दोनों वर्टेक्स पे से आपने P1 P2 बनाए, तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आपका थीटा हो जाने वाला है। तो ये P1 P2 कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आप लोग चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप प्रूव कर सकते हैं। बाकी अब एंड टाइम पे आप लोगों के पास प्रूव करने का टाइम नहीं है, तो जनरली आप ये रिजल्ट्स याद रखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा होएगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ अनदर साइड्स। ठीक है,
इंटू कोसेक एंगल बिटवीन एनी टू, मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हूँ उसी को मैं बता रहा हूँ। तो कोसेक एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ठीक है, ये आपका एंगल कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का बीच का हो सकता है। ओके, ये अब तो टोलेमिड्स थ्योरम, तो इधर आपका पी साइलेंस है। इट्स टोलेमिड्स थ्योरम यूजफुल फॉर फाइंडिंग वेदर अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक और नॉट। ये आपकी जो थ्योरम है टोलेमिड्स थ्योरम वो यूजफुल है ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, सम ऑफ product of opposite sides of a cyclic quadrilateral is equal to the product of its diagonal। सिंपली आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल के जैसे कि चारों पॉइंट्स गिवन है, तो आप पहले चारों साइड बनाओ और दोनों डायगोनल्स बनाओ। यदि आपका प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स का सम्मिशन, जैसे कि इधर ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू डायगोनल का प्रोडक्ट ए सी इंटू बी डी के बराबर आ जाता है, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो एक बार इन पॉइंट्स को लिखें और आप लोग चाहे तो इनके प्रूफ्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इसके प्रूफ्स ना मिले तो आप लोग फ़िलहाल के लिए यदि आपको कोई सा ऐसा लगे कि मेरे को जानना ही जानना है तो आप यूट्यूब वगैरह पे इनके प्रूफ्स वगैरह सर्च भी कर सकते हैं। और नहीं तो मल्टी ऐप से आप कोई भी ऐप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं जिस दर से आप ये प्रूफ्स वगैरह चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन रेशो। तो अब अपन इन सेंटर की बात कर रहे हैं। इन सेंटर जो आपका रहता है वो आपके एंगल बाइसेक्टर है उनको डिवाइड करता है इन दी रेशो, जैसे कि इधर आपका बी और सी ये दोनों साइड से और अपोजिट साइड ए, तो बी प्लस सी रेशो ए और तो ए प्लस, ये बेसिकली आपका इन सेंटर है। तो इधर से देखा जाए तो बी प्लस सी रेशो ए, इधर से देखा जाए तो ए प्लस बी रेशो सी, और इधर से देखा जाए तो ए प्लस सी रेशो बी में डिवाइड करने वाला है आपका इन सेंटर इस ट्रायंगल को, ठीक है। आई होप्स आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। तो अब इसके बाद सरकम सेंटर वगैरह इन सेंटर वगैरह इनके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इन सेंटर सरकम सेंटर और इन सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर और कुछ बेसिक आपके पैरालेलोग्राम ट्रेपेजियम और जो आपकी पतंग रहती है काइट शेप की और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।